Hello guys, welcome you all in this session. In this session we will going to discuss about tax revenue. हम इस सेशन में टैक्स रेवेन्यू को डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे कि गवर्नमेंट कौन कौन से टैक्स हमसे कलेक्ट करती है, कौन कौन से टैक्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टैक्स रेवेन्यू को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं रेवेन्यू बजट के बारे में। तो मैंने रेवेन्यू बजट को डिटेल में लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो रेवेन्यू बजट प्लान करती है गवर्नमेंट, वो कंट्री के सोशल डेवलपमेंट के लिए करती है, यानी कंट्री के सामाजिक विकास के लिए जो बजट बनाती है सरकार, वो रेवेन्यू बजट होता है। इसमें सरकार कोई भी असेट क्रिएट नहीं करती है, यानी इस बजट में कोई भी असेट प्लान नहीं की जाती है, कोई भी इस तरीके के प्रोजेक्ट को प्लान नहीं किया जाता है जो कंट्री के लिए बिजनेस जनरेट करे। ठीक है, तो ये कंट्री के बिजनेस के लिए बजट नहीं होता है, ये कंट्री के सामाजिक विकास के लिए बजट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्री की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्री की जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। उन दोनों का जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है। तो गवर्नमेंट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए रेवेन्यू बजट प्लान करती है, और गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कैपिटल बजट प्लान करती है। तो कैपिटल बजट में गवर्नमेंट उस तरीके की प्रोजेक्ट प्लान करती है जिससे कंट्री का व्यापार बढ़े। तो कंट्री का जो व्यापार प्लान किया जाता है, कंट्री की जो आर्थिक समस्याओं को दूर किया जाता है, वो आपका उस कैपिटल बजट के थ्रू किया जाता है, यानी कैपिटल बजट के थ्रू ही कंट्री के जो बिजनेस प्लान है वो वहां पर बनाए जाते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू बजट होता है, इसमें जो पूरा का पूरा रहता है वो सामाजिक विकास के लिए ही रहता है, यानी पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए ये रेवेन्यू बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए जो भी कलेक्शन किया जा रहा होता है, वो पब्लिक से ही किया जा रहा होता है। जो भी अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा होता है पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए, वो पब्लिक से ही किया जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पब्लिक से जो कलेक्शन हो रहा है सरकार का, वो टैक्स के फॉर्म में हो रहा है और बिना टैक्स के फॉर्म में भी हो रहा है। तो इनके बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आपसे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कंट्री में जो हमारे क्या टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो दो फॉर्म में किया जाता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो जाएंगे, जो आप बिना टैक्स के जो पब्लिक हमसे कलेक्शन कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स पेनल्टी, इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स और पेनल्टी, जो पब्लिक से कलेक्शन किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा, वो सारा का सारा जो कलेक्शन है वो कहाँ से आ रहा है, पब्लिक से आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पब्लिक से कलेक्शन किया जा रहा है उसे पब्लिक के वेलफेयर में ही खर्च कर दिया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर एंड इन द फॉर्म ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए प्लान एक्सपेंडिचर वहां पर प्लान किए जाते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में वो पैसा खर्च किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करी थी रेवेन्यू बजट के टॉपिक में। अब हम इस सेशन में टैक्स रेवेन्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे यहाँ दो तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। अब अंतर क्या है इन दोनों में? तो अंतर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस यानी जो बर्डन है और जो पे करना है वो सेम पर्सन ही कर रहा है, दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स। यानी जिसका आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हो वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ जाता है, और जिसका आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आ जाता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट किसी और पर होता है और इंसिडेंस किसी और पर होता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेन का, कि अगर ये पेन मैन्युफैक्चरर ने 8 रुपए का रखा है और ये पेन जो मुझे 10 रुपए का मिल रहा है, तो यानी अगर बात करें इसमें 2 रुपए क्या टैक्स है, तो वो 2 रुपए टैक्स कौन पे कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरर ने बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, मुझ पे कर दिया। तो गवर्नमेंट क्योंकि टैक्स है किससे कलेक्ट करेगी, मैन्युफैक्चरर से, और उसने बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, मुझ पे। क्लियर? तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है, इम्पैक्ट किसी और पर होता है और इंसिडेंस किसी और पर। तो ये दो वर्ड आपको अच्छे से पता होने चाहिए, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। क्लियर? इंसिडेंस, तो इम्पैक्ट में क्या होता है, हु हैव अ बर्डन, हु हैव अ बर्डन। एंड इंसिडेंस में क्या होता है, हु हैव टू पे, हु हैव टू पे। तो in direct tax impact and incidence is on same person, and in indirect tax impact is on another and incidence is on another person. Okay, I hope you are getting my point. तो ये चीज हो गई।
अब यहाँ पर पहले हम डायरेक्ट टैक्स को डिटेल में देखेंगे, फिर बाद में हम इनडायरेक्ट टैक्स डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, डायरेक्ट टैक्स को हमने जैसे कि मैंने बताया हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर। इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पर होता है, तो इसका बर्डन वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। तो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन कौन से टैक्स आ जाते हैं जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? तो पहले हो गया आपका इनकम टैक्स यानी आयकर। इनकम टैक्स जो लगता है, इनकम टैक्स जो लगता है वो इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है। जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करोगे तो आपकी इनकम पे जो टैक्स लगेगा दैट इज इनकम टैक्स। क्लियर? तो जो इंडिविजुअल की इनकम पे जो टैक्स लग रहा होता है वो कहलाता है इनकम टैक्स। कंट्री में इनकम टैक्स स्लैब गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर साल बजट में। हर साल अपने बजट में गवर्नमेंट इनकम टैक्स स्लैब अनाउंस करती है कि अगर आप उस सर्टन इनकम लेवल पर आ रहे हो तो आपको उतना टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख तक है, ठीक है, तो अगर बात करें आपको जो टैक्स पे करना है मान लो 5% करना है। आपकी इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा, 20% लगेगा। आपकी इनकम अबव अबव 10 लाख है, अबव 10 लाख है तो आपको जो टैक्स पे करना है वो कितना करना है, 30% करना है। तो इस तरीके से इनकम टैक्स स्लैब हर साल आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल इनकम टैक्स स्लैब अनाउंस करती है, और जिस इनकम ग्रुप पे जो परसेंटेज सैंक्शन किया गया है वो परसेंटेज इंडिविजुअल को पे करना होता है। क्लियर है? तो इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल की इनकम पे चार्ज किया जाता है, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे यहाँ से सैलरी मिल रही है, तो मुझे जो सैलरी मिल रही है उसमें मुझे टैक्स डिडक्ट होके सैलरी मिल रही है। क्या होता है, आपने एक टर्म सुना होगा टीडीएस। टीडीएस शायद नहीं भी सुना हो तो अब यहाँ पे देख लो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो क्या होगा कि जब आप जॉब करोगे तो वहां से जो भी सैलरी आपको आ रही होगी वो टैक्स कट के आपके पास आएगी। ये रूल है इंडिया में कि जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपको जॉब दे रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एम्प्लॉयर बोलते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स काट के उसे देता है, और ये एम्प्लॉयर की यानी उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करे। क्लियर है? आपके भी आप पे। तो यहां पर अगर हम देखें टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, का मतलब होता है कि जहां से सैलरी आ रही है, जहां से इनकम आ रही है, वहां से टैक्स कट के आपके पास आएगा। क्लियर? तो इनकम टैक्स इस पे लग रहा है, इंडिविजुअल की इनकम पे लग रहा है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो वही बात है कि जो मुझे सैलरी मिल रही है इसका मैं बर्डन आप पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, इसका जो बर्डन है वो मुझ पर ही रहेगा, मैं ही इसे पे करूंगा। क्लियर है ना? देन अगर हम देखें, अगला होता है कॉर्पोरेट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की जो कैटेगरी है उसमें नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है वो किस पे लगता है? कॉर्पोरेट टैक्स जो आपका लगता है वो कंपनीज पे लगता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना उन पे लगता है। ठीक है, जो एमएसएमई हो गई या जो लार्ज कॉर्पोरेट हो गए उन पे जो टैक्स लगता है दैट इज योर कॉर्पोरेट टैक्स। और बोला भी जाता है कि डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में गवर्नमेंट की जो सबसे ज्यादा इनकम होती है, गवर्नमेंट की जो सबसे ज्यादा इनकम होती है वो कॉर्पोरेट टैक्स से होती है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स आप समझ रहे हो, यानी एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी समझ रहे हो, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरीके का उनका बुक प्रॉफिट होता है। और उस पर अगर बात करें, वहां पर अगर बात करें, उन उन पर वो टैक्स लग रहा होता है। ठीक है ना? 30%, 20%, जो भी आपकी कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स चल रहा हो वो टैक्स वहां से कलेक्ट किया जाता है, और उसका जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा होता है और टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है गवर्नमेंट का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कॉर्पोरेट टैक्स भी आपका डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। देन एक होता है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। अब मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भी आपका कंपनीज पे लगता है, जो कॉर्पोरेट होते हैं उन पर ही आपका मैट लगता है। अब ये किस तरीके से लगता है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना समझ लो कि मैट जो है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, और ये कंपनीज पे लगता है। आपको इनकम टैक्स स्लैब के परसेंटेज पता होने चाहिए, जो भी करंट में परसेंटेज चल रहे हैं वो पता होने चाहिए, वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कितना चल रहा है वो पता होना चाहिए, किस पे लगता है ये पता होना चाहिए, मैट किस पे लग रहा है ये पता होना चाहिए, क्या परसेंटेज है वो पता होना चाहिए। तो परसेंटेज टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, वहां पर आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या ये जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप न्यूज़ को समझ सको। न्यूज़ में आप कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे टैक्स की बात हो रही होगी, टैक्स को कम करने की या टैक्स को बढ़ाने की बात हो रही होती है। तो वहां पर टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं। क्लियर है?
और मैंने बताया भी था आपको कि टैक्स इज द मेन टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मेन टूल होता है टैक्स, जिसके थ्रू कंट्री में स्टेबिलिटी लाई जाती है, जिससे के थ्रू कंट्री में महंगाई और मंदी को कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है ना? तो मेन टूल रहता है और ये हमेशा ही न्यूज में रहता है और इसमें अपडेशन होते रहते हैं, तो वो अपडेशन हमें करने होते हैं। देन अगला है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो लगता है, ये आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनकम हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज में जो अभी हमारी शेयर्स को बेच के, शेयर्स को सेल करके जो भी इनकम हो रही होती है, उस इनकम पे जो टैक्स लगता है वो एसटीटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई शेयर 50 रुपए का खरीदा और उसे मैंने 500 रुपए में बेच दिया। मान लीजिए 10 शेयर खरीदे थे, तो वो मैंने 500 रुपए में बेच दिया, उसकी यानी जो कीमत है वो 500 रुपए हो गई। तो जो भी मेरी इनकम हुई है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो एसटीटी कहलाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम देखें एसटीटी की तरीके, एक होता है सीटीटी, कमोडिटीज ट्रांसेक्शन टैक्स। कमोडिटीज ट्रांसेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांसेक्शन टैक्स। तो जो कमोडिटी ट्रांसेक्शन टैक्स है, ये लगता है कमोडिटीज की ट्रेडिंग पे। क्या होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से कमोडिटीज एक्सचेंज भी होते हैं। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, इसी तरीके से कमोडिटीज एक्सचेंज होते हैं जहां पे कमोडिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। लोग गोल्ड में पैसा लगा रहे होते हैं, लोग सिल्वर में पैसा लगा रहे होते हैं, लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में पैसा लगा रहे होते हैं, लोग बहुत सारी चीजों में पैसा लगा रहे होते हैं। तो जो लोग पैसा कमोडिटीज में लगा रहे होते हैं, वहां पर अगर बात करें, उनकी जो भी गेन हो रहा होता है, उनका जो भी इनकम हो रही होती है, उस पर जो टैक्स लगता है वो सीटीटी होता है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है और जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो एक एक करके सारे टैक्सेस को और थोड़ा समझते हैं डिटेल में, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए इन टैक्सेस से रिगार्डिंग, वो आइए और देख लेते हैं। तो इन टैक्सेस को थोड़ा और आगे पढ़ने से पहले और डिटेल में पढ़ने से पहले, मैं आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि कुछ और आपको चीजें पता होनी चाहिए डायरेक्ट टैक्स से रिगार्डिंग। जैसे कि डायरेक्ट टैक्स को, जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं, इन्हें एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? इन डायरेक्ट टैक्स को जो एडमिनिस्ट्रेट करता है, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय सीबीडीटी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। भारत में जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं, उन्हें जो रेगुलेट करता है, उन्हें अगर बात करें जो सर्कुलेट करता है, उनके जो नोटिस जारी करता है, जो नोटिफिकेशन पब्लिक को इशू करता है, जो प्रेस रिलीज करता है टैक्स रिगार्डिंग, वो सीबीडीटी करता है। तो सीबीडीटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ ऑल द डायरेक्ट टैक्स इन अ कंट्री। ओके, देन अगला जो पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि डायरेक्ट टैक्स में जितने भी टैक्स हैं, जितने भी जो टैक्स हैं, वो सारे के सारे आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आते हैं। यानी कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, मैट हो गया, एसटीटीटी हो गया, या जो इनकम टैक्स भी है, यानी जो इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पे लग रहा है, वो सारे के सारे जो टैक्स हैं डायरेक्ट टैक्स के, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो सारे के सारे जो टैक्स आते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आते हैं। अब वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं, वो सेक्शन हमसे नहीं पूछे जाते हैं, बट एक आपको ये जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन देन जो हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्सेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है, वो कौन सा किया जाता है? ठीक है, हमारे यहाँ अगर बात करें, जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कौन सा फॉलो किया जाता है? टैक्सेशन सिस्टम की अगर बात करें तो तीन तरीके के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं, यानी जो परसेंटेज चार्ज करने का फॉर्मेट होता है वो तीन तरीके से होता है। किस बेसिस पे परसेंटेज चार्ज किया जाता है हमारे क्या डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत, वो हमें देखना है। तो टैक्सेशन सिस्टम की अगर बात करें तो तीन तरीके के टैक्सेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, और एक होता है आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है रिग्रेसिव। अब हमारे क्या कौन सा लगता है, और ये ऑप्शन में भी रहता है कि इंडिया कौन सी टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करता है। इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करता है। अब क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें बोला जाता है, थोड़ा डार्क पेन लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला जाता है हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स।
तो हमारे यहाँ इसी तरीके से टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर टैक्स परसेंटेज कम होता है, आपकी इनकम ज्यादा होती है तो टैक्स परसेंटेज ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाता है। बोला जाता है कि जिसके कंधे चौड़े होते हैं उस पर उसे ही भार देना चाहिए। कंधे चौड़े का मतलब यहाँ पर हो गया आपका इनकम से, जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर टैक्स का बर्डन ज्यादा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे क्या जो टैक्सेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि अप टू 5 लाख तक, जैसे कि मैंने बताया कितना है, मान लीजिए 5% है। 5 से लेके 10 लाख तक जो है वो 20% है, और अबव 10 लाख है वो है आपका 30%। तो ये जो फॉर्मेट है परसेंटेज चार्ज करने का इनकम पर, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ वी कैन टॉक अबाउट प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम एंड रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो टैक्स होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम होता है, यानी आपकी इनकम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आप सबको एक ही टैक्स परसेंटेज पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक टैक्स परसेंटेज ले लिया 20%। तो मेरी इनकम अगर 5 लाख है तो मैं 20% पे करूंगा। आपकी इनकम 10 लाख है तो आप 20% पे करोगे। मेरी इनकम 50 लाख है तो मैं 20% पे करूंगा। यानी फॉर एग्जाम्पल किसी की इनकम 5 लाख हो, 10 लाख हो, 30 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, कोई भी हो, या 1 करोड़ ही क्यों ना हो, या 2 करोड़ हो या 5 करोड़ हो, हर किसी को एक ही टैक्स परसेंटेज पे करना होता है। हर किसी पे एक ही यूनिफॉर्म टैक्सेशन लग रहा होता है। क्लियर है? तो प्रोपोर्शनल तो लगता नहीं है। तो प्रोपोर्शनल में क्या होता है? यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम होता है। अब अगर हम बात करें रिग्रेसिव में क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है, प्रोग्रेसिव का अपोजिट है। तो अपोजिट में क्या हो गया? अपोजिट में ये होता है लो इनकम, लो इनकम, लो इनकम हाई टैक्स, ठीक है, और हाई इनकम, हाई इनकम, हाई इनकम लो टैक्स। ठीक है, हाई इनकम लो टैक्स। तो रिग्रेसिव में ये होता है। ठीक है, तो रिग्रेसिव में क्या होता है? हाई इनकम लो टैक्स, लो इनकम हाई टैक्स। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव का उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर आपकी अप टू 5 लाख इनकम है तो मान लीजिए इसमें 15% लग रहा है। अगर आपकी अब 5 लाख से 10 लाख है तो इसमें 10% लग रहा है। और अगर आपकी इनकम अबव 10 लाख है तो मान लीजिए इसमें 5% लग रहा है। समझ रहे हो? यानी उल्टा हो गया, जो जो कम कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है वो कम टैक्स पे कर रहा है। तो जनरली लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि भैया ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा आप अर्न करो। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा अर्न करोगे तो हम टैक्स परसेंटेज कम चार्ज करेंगे। अगर आप कम प्रोड्यूस करोगे, कम आप मैन्युफैक्चर, कम आप प्रोडक्टिविटी करोगे या कम अर्न करोगे तो हम ज्यादा टैक्स चार्ज करेंगे। तो हमारे क्या रिग्रेसिव भी फॉलो नहीं होता। हमारे क्या जो फॉलो होता है वो कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है। हाई इनकम हाई टैक्स, लो इनकम लो टैक्स। क्लियर? सिंपल सा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक जनरल पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स के, जो आप सबको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। क्लियर है? तो डायरेक्ट टैक्स में जितने भी जो टैक्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आ रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स को। तो ये जो इनकम टैक्स चार्ज हो रहा होता है ये इंडिविजुअल की इनकम पे हो रहा होता है। एक इंडिविजुअल की इनकम पे जो टैक्स चार्ज हो रहा होता है दैट इज योर इनकम टैक्स। ठीक है ना? और एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो सैलरी से होती है। सैलरी के अलावा एक इंडिविजुअल की इनकम के और भी सोर्सेस हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल जो है वो रेंट के थ्रू भी कमा सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो रेंट के थ्रू कमाते हैं। एक इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी बेच के भी कमा सकता है। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी बेच के भी कमाते हैं। एक इंडिविजुअल कोई डांस शो, कोई सिंगिंग शो, या कोई इस तरीके के गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, कंपटीशन वाले गेम्स में, जिससे उसकी इनकम हो जाए, लाइक केबीसी। तो इंडिविजुअल्स की जो इनकम है वो बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू होती है। और जो वो इनकम अर्न कर रहे होते हैं उनकी इनकम पे जो इनकम टैक्स स्लैब होती है उस स्लैब के अकॉर्डिंग उनकी इनकम पे वो टैक्स परसेंटेज चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो किन किन सोर्सेस से होती है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत इनकम टैक्स जो है इसे जो डिफाइन किया गया है, वो एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो
5 हेड्स को डिफाइन किया गया है, यानी 5 सोर्सेज को डिफाइन किया गया कि अगर एक इंडिविजुअल की इन 5 सोर्सेज के थ्रू इनकम होती है तो उनकी इनकम पे वो परसेंटेज चार्ज किए जाएंगे। तो 5 हेड्स कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक इंडिविजुअल सैलरी के अलावा भी और भी सोर्सेस है जिनसे कमा सकता है। तो उन सोर्सेस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस हैं जो डिफाइन किए गए हैं कि अगर इंडिविजुअल की इन सोर्सेस के थ्रू इनकम हो रही है तो उसे इनकम टैक्स स्लैब के तहत टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो एक तो हो गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी इनकम सैलरी से हो रही है तो आपको इनकम टैक्स पे करना। देन अगली है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि अगर आपकी रेंटल इनकम हो रही है, रेंट के थ्रू अगर आपकी इनकम हो रही है तो रेंटल जो इनकम है उस पर भी टैक्स लगता है। तो लोगों को शो करना पड़ता है कि उनकी रेंटल इनकम हो रही है। भाई अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक भी पूछता है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आपको बताना पड़ता है कि मेरी रेंटल इनकम हो रही है। क्लियर है? तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लैंड, अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे देते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। क्लियर? फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। अब कैपिटल गेंस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है कि अगर आप कोई अपनी एसेट एसेट सेल करते हो, कोई अपनी अपनी प्रॉपर्टी सेल करी। फॉर एग्जाम्पल आपने 2020 में कोई लैंड है वो 5 लाख का लिया था और 2021 में उसे 10 लाख का बेच दिया, तो आपको गेन कितने का हुआ? 5 लाख का। तो उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें जो भी कैपिटल गेन्स हैं वो देखें, यानी जो भी अगर आप कोई अपनी असेट सेल करके जो भी आपकी इनकम हो रही है वो कैपिटल गेन्स के अंतर्गत आएगी। तो असेट में अगर हम देखें आपका आपकी लैंड आ जाएगा, आपकी बिल्डिंग आ जाएगी, यहां तक कि अगर हम देखें तो इसमें म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, 2 लाख रुपए निवेश किए और 2 साल के बाद उसमें आपको 4 लाख मिल रहा है, तो जो भी आपको गेन हो रहा है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। तो ये 3 तो ये हो गए। फिर एक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये डिटेल में मैं आपको आगे आने वाले सेशन में, अपने जो स्टॉक मार्केट वाला सेशन है, कैपिटल मार्केट वाला, उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप इतना समझो कि म्यूचुअल फंड अगर बात करें, आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो जो म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो वो आपकी असेट में काउंट किया जाता है। ठीक है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। और चौथा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि मैंने किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे हैं, बट वो जो जॉब कर रहे हैं यानी वो अपनी खुद की फर्म ओपन किए हुए हैं, वो खुद ही उसके ओनर हैं और खुद ही वहां पर लेबर हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो खुद ही अपनी दुकान के ओनर होते हैं, वो लेबर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो क्लिनिकल डॉक्टर होते हैं, एडवोकेट, सीए, टीचर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो खुद ही ओनर होते हैं, खुद ही वर्कर होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल में की कैटेगरी में आते हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी जो इनकम हो रही है उनकी इनकम पे भी जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स ही लगता है। तो उनकी इनकम पर भी इनकम टैक्स स्लैब लागू की जाती है। क्लियर है? तो इसमें जनरली जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है ना वो आ जाते हैं। ठीक है ना, कौन आ जाता है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है वो आ जाते हैं। फिर जो पांचवा हेड है वो है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन सारे पांचों हेड को आप लिख लेना। ठीक है ना, इसे मैंने आगे कोई डिफाइन नहीं किया है, इसके मैंने अलग से कोई नोट नहीं बनाया, आप इन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो जो पांचवा हेड है वो क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर आपकी कोई अदर सोर्सेज के थ्रू इनकम हो रही है, अदर सोर्सेज में अगर हम बात करें यानी इन चारों को छोड़ के और भी कोई सोर्स के थ्रू इनकम हो रही है, जैसे कि अगर बात करें लॉटरी लग गई, ठीक है, कोई गेम शो जीत गए, कोई गेम शो जीत गए, ठीक है, या अगर बात करें एक होता है गिफ्ट गिफ्ट टैक्स, एक गिफ्ट टैक्स शायद आपने सुना हो, एक होता है गिफ्ट टैक्स। क्लियर है? तो गिफ्ट हो गया, या अगर बात करें कमीशन हो गया, कमीशन के थ्रू आपकी इनकम हो रही है। तो बहुत सारे आपके पास और भी अगर इन चारों को छोड़ के सोर्सेस हैं आय आने के,
तो उस आय पर भी आपको जो टैक्स पे करना होता है वो इनकम टैक्स पे करना होता है। तो एक इंडिविजुअल की इन और भी सोर्सेज के थ्रू इनकम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी लग गई, आप कोई केबीसी गेम जीत गए, डांस इंडिया डांस जीत गए, इंडियन आइडल जीत गए, या आप कोई इस तरीके की गेम में पार्टिसिपेट किए जहां आपको जो आपको विनिंग अमाउंट मिल रही है, ठीक है, तो वो आपको एक तरीके से वहां पर टैक्स पे करना होता है। एक होता है गिफ्ट टैक्स। अगर हम किसी को अमाउंट गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को हम अमाउंट गिफ्ट कर रहे हैं, नहीं आप देखते होगे मैन ऑफ द मैच को चेक मिलता है, या कहीं ना कहीं वो अमाउंट भी गिफ्ट दिया जा रहा होता है, आप भी कई बार किसी को अमाउंट गिफ्ट कर रहे होते हो। तो अगर आप किसी को अब 50,000 रुपीज अमाउंट गिफ्ट करते हो, अब 50,000 रुपीज अमाउंट गिफ्ट करते हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो उस पे, हाँ, तो उस अमाउंट पे जो टैक्स लगेगा डेट इज गिफ्ट टैक्स। और ये गिफ्ट टैक्स पे कौन करेगा, जो रिसीव कर रहा है। जो दे रहा है वो नहीं पे करेगा, जो रिसीव कर रहा है वो पे करेगा। तो आप बोलोगे सर मैं तो नहीं रिसीव करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन वो मुझे दे रहा है। तो वही बात है, दे रहा है, आपके पास आ रहा है, अगर आपने उसे रिसीव कर लिया तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। भाई पैसा आ रहा है तो बुरा थोड़ी है, उसमें थोड़ा बहुत कट जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पर, अगर आपको कोई 50,000 से ऊपर का अमाउंट गिफ्ट करता है तो आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है ना। कोई आपको अगर 50,000 से ऊपर गिफ्ट करता है अमाउंट, ठीक है, अगर 50,000 तक का कोई गिफ्ट करता है तो कोई टैक्स पे नहीं करने की आवश्यकता नहीं है किसी को। बट अगर कोई 50,000 से ऊपर का गिफ्ट आपको गिफ्ट करता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो रिसीव कर रहा है गिफ्ट उसे टैक्स पे करना होता है। कुछ एग्जम्पशन भी होते हैं गिफ्ट टैक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल रिलेशंस, जैसे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, मदर फादर का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ठीक है, सन एंड फादर का रिलेशन, ठीक है, डॉटर और फादर का रिलेशन, कि अगर कोई फादर अपनी डॉटर को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, या फादर अपनी डॉटर को शादी में भी गिफ्ट देते हैं, बहुत सारा गिफ्ट देते हैं, 50,000 तक से ऊपर का ही गिफ्ट देते हैं, तो उसे भी एग्जेम्प्ट किया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी शादी हो रही है और आपके पति को, मतलब मान लो अगर फॉर एग्जांपल किसी गर्ल की शादी हो रही है और उसके पति को उसके फादर ने मान लो 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए दिए एज अ गिफ्ट, तो ये नहीं बोलोगे कि तुम गिफ्ट टैक्स पे करो, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि उसे एग्जेम्प्ट किया गया। क्लियर है। तो वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट कर सकती है, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट कर सकता है। तो जो भी इस तरीके के रिलेशन होते हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं होता। क्लियर है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ये 5 हेड्स होते हैं, अगर इंडिविजुअल्स की इन 5 हेड्स के थ्रू इनकम हो रही है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, जो इनकम टैक्स स्लैब है। और ये स्लैब हर साल चेंज होती है और आपको इस पे अपडेट करना जरूरी होता है। तो जो भी परसेंटेज है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करें, मैं आपको एक चीज यहां पर और बताना चाहूंगा कि जब हम इनकम टैक्स पे कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ डिडक्शंस भी मिलते हैं। डिडक्शंस फॉर एग्जाम्पल, आपका 1 लाख रुपए मान लीजिए टैक्स कट गया, आपका 1 लाख रुपए टैक्स है आपकी, मान लो एक तरीके से मान के चलते हैं कि मान लो ज्यादा इनकम है, ठीक है, और उस इनकम पे मान लो 10 लाख रुपए इनकम है, 10 लाख पे 10% लगा तो मान लो 1 लाख रुपए आपका टैक्स कट गया। तो टैक्स में आपको डिडक्शन भी मिलते हैं। डिडक्शन मतलब क्या होता है कि सरकार आपको राहत प्रोवाइड करती है टैक्स में, बोलती है कि अगर आप कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो तो हम आपको टैक्स में राहत प्रोवाइड करेंगे। तो वो कौन सी एक्टिविटीज है जिसके बेसिस पे आपको डिडक्शंस मिल सकते हैं, वो एक्टिविटीज ये हैं कि अगर आप हाउस लोन ले लो, अगर आप हाउस लोन लेते हो तो सरकार आपको टैक्स में डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। आप कार लोन लेते हो तो इस पे भी डिडक्शंस प्रोवाइड कर देती है। आप इंश्योरेंस करवाते हो अपना तो इस पे भी डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। आप कहीं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो म्यूचुअल फंड में, एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, तो उस पे भी आपको क्या करती है, डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे होते हो तो ये आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शो कर रही होती है, एक कैपेबल सिटीजन शो कर रही होती है। ये शो कर रही होती है कि आपके कंधे मजबूत हैं। तो कंधे मजबूत होना अच्छी बात है, परसेंटेज ऑब्वियसली बात है ज्यादा होता है, लेकिन वहां पे आपको डायरेक्शन भी मिल रहा होता है अगर आप ये सारी चीजें कर रहे होते हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप हाउस लोन ले रहे हो तो आप हाउस बनवा रहे हो। अगर आप हाउस बनवा रहे हो तो आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हो इनडायरेक्टली। आप अपने लिए घर बनवा रहे हो बट लेकिन रोजगार और लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हो। आप कार लोन ले रहे हो तो कार से भी बहुत सारे सेक्टर जुड़े होते हैं, वहां पर भी आप रोजगार लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आप अपने आप को तो सिक्योर कर ही रहे हो, साथ में आप इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है।
आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट वो मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट को ग्रो कर रही है, तो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है। एक तरीके से आप कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो आपको डिडक्शंस मिलते हैं। साथ में अगर बात करें, अगर आप डोनेशन भी करते हो तो भी आपको डिडक्शंस मिलते हैं। और मान लीजिए ये सारी चीजें करने के बाद आपको डिडक्शंस मिल गए 50,000 के, 50,000 के डिडक्शंस मिल गए, यानी गवर्नमेंट ने बोला अगर आपने ये सारी चीजें की है हमने आपको 50,000 माफ कर दिए, तो आपका जो 1 लाख रुपए टैक्स कटा था उसमें 50,000 आपके माफ हो गए, तो आपको 50,000 रुपए वापस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? 50,000 वापस मिल जाते हैं। तो ये वापस पाने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना होता है। आपने एक टर्म सुना होगा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न लोग इसलिए फाइल करते हैं कि जो भी हमने ये सारी चीजें की हैं ये गवर्नमेंट को शो कर सके। अगर आप गवर्नमेंट को ये सारी चीजें शो करते हो तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो कभी भी जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करना, तो जब पैसे कमाना स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली घर लोगे, गाड़ी लोगे, अपना इंश्योरेंस कराओगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, थोड़ा अगर बात करें डोनेशन करने का मन किया तो डोनेशन भी करोगे। तो उस पर ये सारी एक्टिविटीज करने पे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलते हैं। क्लियर है? तो आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है ये बेनिफिट पाने के लिए। क्लियर? आई होप ये भी क्लियर होगा। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। एक होता है सेस, एक एक पर्टिकुलर एक दो तरीके के टैक्स और चार्ज किए जाते हैं इनकम टैक्स के साथ ही। एक होता है सेस, एक होता है सरचार्ज। तो सेस क्या होता है? सेस की अगर हम बात करें, ये जो सेस होता है ये आपका एक तरीके से मान लीजिए 0.5%, पॉइंट अगर बात करें इस तरीके से 10%, इस तरीके से रहता है। और ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है इट इज कलेक्टेड फॉर सोशल कॉज। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये जिस पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए कलेक्ट किया जा रहा है उसी पर्टिकुलर सोशल कॉज में खर्च किया जाएगा। जैसे टैक्स का जो कलेक्शन हो रहा है ऑब्वियसली आता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक के सोशल डेवलपमेंट में। बट अगर बात करें ये जो सेस है ये पर्टिकुलरली अगर बात करें जिस जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ये कलेक्ट किया जा रहा है उसी ऑब्जेक्टिव में ही खर्च होता है। जैसे कि अगर बात करें, मान लीजिए एक स्वच्छ भारत अभियान सेस लगता है, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान से जो भी कलेक्ट किया जा रहा है उसे स्वच्छ भारत में ही खर्च किया जाएगा। एजुकेशन सेस एक लगता है, तो जो एजुकेशन सेस जो लग रहा है वो एजुकेशन पर्पस भी खर्च किया जाएगा। तो सेस जो है वो एक तरीके से आपका सोशल कॉज के लिए कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर सोशल कॉज के लिए कलेक्ट किया जा रहा है उसी पर्टिकुलर सोशल कॉज में उसे खर्च किया जाता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देन एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, ये एक तरीके टैक्स ऑन टैक्स होता है, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का परसेंटेज ही बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी इनकम अबव 1 करोड़ है, अबव 1 करोड़ है, तो जैसे कि आपको पता है कि अबव 10 लाख से ऊपर कितना लगता है? 30% लगता ही है। ठीक है, तो 30% तो लगेगा ही लगेगा। साथ में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा 5% और। ठीक है ना, एडिशनल आपको 5% और देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें ये एडिशनल क्यों लगा? क्योंकि आपने उस इनकम थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया। तो जितनी इनकम बढ़ेगी उसके ऊपर टैक्स और बढ़ जाता है, और सरचार्ज एक तरीके का टैक्स ऑन टैक्स होता है। क्लियर है? तो ये अगर बात करें ये भी इसकी भी गाइडलाइंस आती रहती है गवर्नमेंट की, और ये भी हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो ये दो तरीके की चीजें इनकम टैक्स के साथ और चार्ज होती हैं, सेस और सरचार्ज। सेस इज कलेक्टेड फॉर अ सोशल कॉज एंड सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। ये हायर इनकम पर ही लगता है। क्लियर? तो हमने इनकम टैक्स को जितनी भी जो पॉइंट हमें पता होने चाहिए इनकम टैक्स रिगार्डिंग को मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर? तो इसकी जो स्लैब के परसेंटेज है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसे आपको अपडेट करना रहता है। ठीक है, तो उसे मैं इस सेशन में नहीं बता रहा हूं, उसे मैं आपको आने वाले अगले सेशन में बताऊंगा कि क्या परसेंटेज चल रहा है। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे उसका एक फॉर्मेट जो था वो एक्सप्लेन कर दिया, तो आप खुद ही उस चीज को अपडेट करो कि क्या उसके परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, तो जनरली ये आपका काम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 90% काम मैंने कर दिया, परसेंटेज अपडेट करना आपका काम है। क्लियर? तो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया किस पे लगता है? कंपनीज पे लगता है। जो कंपनीज होती हैं उन पे लगता है।
ठीक है ना, निगम कर जो एमएसएमई हो गई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गए, उन पे टैक्स लगता है। जो लार्ज कॉर्पोरेट हो गए उन पे लगता है। तो जो कंपनीज हैं उन पे जो टैक्स लग रहा होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, चाहे वो फॉरेन कंपनीज ही भारत में क्यों ना हो, उन पे भी लग रहा होता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट टैक्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज कर रही है वो सब पर चार्ज होता है, सब पे लगता है, सबको पे करना पड़ता है। तो ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इस समय 22% चल रहा है, लेकिन आगे इसकी और कम होने के आसार हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस समय अगर देखें तो इंडिया में अगर हम देखें तो मंदी चल रही है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मंदी होती है या अगर कंट्री में डिफ्लेशन वाली सिचुएशन होती है, रिसेशन वाली सिचुएशन होती है, तो उस समय टैक्सेस क्या किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। तो मैंने बताया भी था कि अभी बताया था मैंने कि टैक्सेस कम करने से, बढ़ाने से कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, टैक्सेस कम किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, वो इसी बेसिस पे बढ़ाए जाते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है इकोनॉमी की। क्लियर। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कंपनीज पे लगता है। कंपनीज का अगर बात करें, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट प्रॉफिट में अगर हम बात करें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक इंडिविजुअल्स को भी डिडक्शंस मिलते हैं, इसी तरीके से कंपनीज को भी डिडक्शंस मिलते हैं। तो कंपनीज का जो भी उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से डिडक्शन को हम माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट लेफ्ट होता है उस पर जो चार्ज होता है कॉर्पोरेट टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का 10 करोड़ प्रॉफिट है और उस पर डिडक्शंस उन्हें जो मिले हैं वो मान लो 4 करोड़ के डिडक्शंस मिल गए, तो जो बचा कितना, 6 करोड़। तो जो कॉर्पोरेट टैक्स होगा वो 6 करोड़ पे चार्ज होगा। अभी तो 22% चल रहा है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए 30% ले लेते हैं, मतलब थोड़ा मोटा मोटा ले लिया, 30% ले लिया, तो यानी 30% अगर इस पे चार्ज होगा तो यानी कितना हो जाएगा, 1.8 करोड़। 1.8 करोड़ रुपीस क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जो टैक्स लगता है वो डिडक्शन के बाद वाली अमाउंट पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर, कंपनीज पे। तो जैसे कि हमें डिडक्शंस मिलते हैं, वैसे कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती हैं इन्हें भी डिडक्शंस मिलते हैं। इन्हें भी क्या मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं। इन्हें जो डिडक्शंस मिलते हैं वो इनके डेप्रिसिएशंस, यानी जो ये लोग प्लांट या मशीन्स यूज करते हैं ना, तो मशीन्स का क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। मान लीजिए कोई मशीन उन्होंने खरीदी होगी 1 करोड़ की, ठीक है, अब उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 20 लाख का, 1 साल के बाद उसकी 20 लाख रुपए वैल्यू कम हो गई, तो 20 लाख रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से मेरा डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी में लगता है, तो इसका डिडक्शन मिलता है। या अगर बात करें, एक सीएसआर इनिशिएटिव होता है। सीएसआर, आपको ये टर्म आपको कई बार देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपनी से बोल रखा है कि अगर आप अपने प्रॉफिट का 2%, अगर आप अपने प्रॉफिट का 2% स्पेंड करोगे सामाजिक विकास में, ठीक है ना, जो सामाजिक, जैसे कि अगर बात करें, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, गवर्नमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सामाजिक विकास की, इसी तरीके से कॉर्पोरेट को भी सामाजिक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्हें अपनी पूरी करनी है वो अपने प्रॉफिट का 2% कॉन्ट्रीब्यूट करके करनी है। जैसे कि वो अगर बात करें, गरीब बच्चों को पढ़ा दें, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दें, या डिसेबल पर्सन के लिए कुछ कर दें, या वुमेन्स वेलफेयर के लिए कुछ कर दें, या इस तरीके से आप देखते होंगे बहुत सारे जो कॉर्पोरेट होते हैं उनके एनजीओस होते हैं और वो सोशल वेलफेयर के वर्क कर रहे होते हैं। तो और अगर वो अपने सोशल वेलफेयर में ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने प्रॉफिट का 2%, तो उन्हें टैक्स में डिडक्शंस मिलता है। ठीक है, उन्हें क्या मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं। क्लियर। अब तो अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इंक्लूड कर दिया कि अगर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट का 2% R&D में या साइंस में खर्च करती है, ठीक है ना, साइंस में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है, तो उसे भी CSR में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो CSR इनिशिएटिव हो गए। या अगर हम देखें तो जो जो कंपनी है वो एक तरीके से कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, जीडीपी को बढ़ा रही है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रही है, लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही है। जो काम एक गवर्नमेंट का करना हो, जो काम एक गवर्नमेंट को करना चाहिए वो एक कंपनी कर रही है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे जो कंपनीज होती हैं उन्हें डिडक्शंस मिलते हैं, और वो डिडक्शंस भी काफी होते हैं जिसकी बेसिस पे उनका जो प्रॉफिट में से वो डिडक्टेबल अमाउंट कट जाता है, और जो बचा हुआ अमाउंट होता है उस पे वो टैक्स लगा रहे होते हैं। ठीक है ना, कॉर्पोरेट टैक्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
तो इसके परसेंटेज आप अपडेट कर लेना, लगता किस पर है, कैसे लगता है, वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक होता है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। तो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स की अगर हम बात करें, ये भी किस पे लग रहा है, ये भी भाई कंपनीज पे लग रहा है। अब आप बोलोगे सर कॉर्पोरेट टैक्स भी कंपनीज पे लग रहा है, मैट भी कंपनीज पे लग रहा है। हाँ, दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। क्या है तरीका, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, मैट को जो इंट्रोड्यूस किया गया, मैट को जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय पी चिदम्बरम। 1997 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो पी चिदम्बरम जी थे। तो उन्होंने मैट को इंट्रोड्यूस किया था 1997 में। 1997 से पहले यानी 90s में क्या हो रहा था, बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, अगर उनका प्रॉफिट 10 करोड़ है, उनका बुक प्रॉफिट 10 करोड़ है, तो वो अपने जो डिडक्शंस हैं, वो बोलते थे कि हमें डिडक्शंस भी 10 करोड़ के मिलने चाहिए। कंपनीज एक्ट के तहत जो भी डायरेक्शन डिफाइन किए गए वो अपना दिखा दिया करते थे कि हमने डेप्रिसिएशन में हमें इतना डायरेक्शन मिलना चाहिए, सीएसआर में इतना डायरेक्शन मिलना चाहिए, हम इतने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसमें इतना डायरेक्शन मिलना चाहिए, हमने गवर्नमेंट के इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया इसमें हमें डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो वो बहुत सारे डायरेक्शन शो कर दिया करते थे, और ये सारे डायरेक्शन शो करने के बाद वो बोलते थे कि वी आर जीरो टैक्स कंपनी, हमें टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्शंस हम वैसे भी ये सारी चीजें काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमें डिडक्शन मिलने चाहिए। तो बहुत सारी कंपनी अपने आप को जीरो टैक्स कंपनी से बोलती थी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट का कॉर्पोरेट से टैक्स आना ही बंद हो गया, या बहुत कम हो गया। तो गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला कि भैया तुम कंपनीज एक्ट में जो तुम जिस कंपनीज एक्ट में जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं, उसके क्या है कि जो डायरेक्शन कंपनीज को मिल रहे होते हैं वो डिफाइन है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। आपने सुना होगा भारत में कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, पहले वो कंपनीज एक्ट 1956 था। तो उसके अंदर ही डिडक्शन डिफाइन है। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि लोग सीए को हायर करते हैं, और बोला जाता है सीए का जो काम होता है टैक्स बचाने का ही होता है। तो सीईओ को बहुत अच्छे से पता होता है, और वो बहुत दिमाग लगा के कंपनीज का टैक्स बचा रहे होते हैं, और जीरो टैक्स कंपनी बन रही होती है वो। तो वहां पर क्या हुआ, उस समय 90s में गवर्नमेंट ने जो कंपनीज एक्ट में जो डायरेक्शन दिए थे उनके जो नॉर्म्स है उसे हार्ड कर दिया। उन्होंने बोला कि इतनी ज्यादा हम लिबरल आपको लिबरल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। वो परसेंटेज जो डायरेक्शन के थे वो कम कर दिया, ठीक है। चलो, वो डायरेक्शन की परसेंटेज उन्होंने कम कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक तरीके से देखा जाए, वो कहीं ना कहीं से डायरेक्शन अपना ज्यादा से ज्यादा शो करने की कोशिश करते थे। वो अगर बात करें जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जिन डायरेक्शन के बारे में बताया गया था, उनके जो नॉर्म्स है वो थोड़े हार्ड कर दिए गए, जिससे वो जीरो ना बने, ठीक है। यानी जो भी डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाए उससे अगर बात करें वो 100% डायरेक्शन ना हो। तो इस वजह से अगर बात करें, वहां पर वो सारे नॉर्म्स स्ट्रॉन्ग करने के बावजूद भी वहां पे जो डायरेक्शन कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा शो करने की कोशिश करती थी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इतने 4 करोड़ का डायरेक्शन शो कर दिया, तो अब जो टैक्स पे करना पड़ेगा 6 करोड़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 4 करोड़ पे भी वो वहां पे घपला कर सकता है, कहीं ना कहीं वही बात है, इंस्पेक्शन होता है, लेकिन हर एक छोटी चीज पे हम नहीं नजर रख सकते हैं, तो वो घपला कर सकता है, ठीक है, डायरेक्शंस में। तो वहां पे गवर्नमेंट ने एक रास्ता निकाला कि ये लोग टैक्स से बचने की बहुत सारी कोशिश करते हैं, हम एक काम करते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, कि चाहे आप जीरो टैक्स कंपनी हो, चाहे आप टैक्स पे कर रहे हो, आपको एक मिनिमम टैक्स पे करना ही पड़ेगा। और वो मिनिमम टैक्स का परसेंटेज क्या रख दिया, क्या बोला कि ये जो मिनिमम टैक्स लगेगा ये कंपनी के प्रॉफिट पे लगेगा। किस पे लगेगा, प्रॉफिट पे। यानी फॉर एग्जाम्पल इस समय जो मैट चल रहा है वो 15% चल रहा है, तो प्रॉफिट पे अगर यहाँ पे लगा दिया 15%, और कॉर्पोरेट टैक्स मान के चल लेते हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं 30%, तो 30% लग गया इस पे, ठीक है। अब अगर बात करें कैलकुलेट किया गया, और यानी कैलकुलेट इस पे भी होगा और इस पे भी होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट पे कितना हो गया 1.5 करोड़, और इस पे कितना हो गया 1.8 करोड़। तो यहाँ पर अगर बात करें कलेक्ट कौन सा किया जाएगा, कलेक्ट वो किया जाएगा जो ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्रॉफिट जो आपका बुक प्रॉफिट है उस पर भी टैक्स चार्ज करेंगे, और डिडक्शन के बाद वाली अमाउंट पे भी टैक्स चार्ज करेंगे, जो ज्यादा होगा वो कलेक्ट करेंगे। तो इस केस में तो ये ज्यादा हो गया, लेकिन हम एक और केस ले लेते हैं कि मान लीजिए डिडक्शन उन्होंने 6 करोड़ का शो कर दिया, और यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रॉफिट है, जो अमाउंट बच रहा है वो 4 करोड़ बच रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 1.2 करोड़, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1.5 करोड़, मैट जो लगेगा 1.5 करोड़ लगेगा, ठीक है ना। 1.5 करोड़ होगा, क्योंकि 15% चार्ज कर रहे हैं 10 करोड़ ऊपर। तो यहाँ पर ज्यादा कौन सा है, मैट है, तो यहाँ पे कलेक्ट कौन सा होगा, मैट होगा।
तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप बच नहीं सकते हो किसी भी तरीके से, जो ज्यादा होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर मैट ज्यादा है तो वो पे करोगे, अगर बात करें कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा है वो पे करोगे। यानी कॉर्पोरेट टैक्स और मैट दोनों ही कंपनीज पे लगता है। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट होते हैं उस पे मैट लगता है, और प्रॉफिट के में जो डिडक्शन के बाद वाली अमाउंट होती है उस पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, और जो ज्यादा होता है वो कलेक्ट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। देन एसटीटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये किस पे लगता है? ये जैसे कि मैंने बताया, जो आपकी शेयर्स के थ्रू इनकम हो रही है। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, डीमैटेरियलाइज अकाउंट। हम शेयर्स के बारे में डिटेल में कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे। तो शेयर्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और अगर आप किसी भी शेयर्स को बेचते हो ज्यादा दामों में, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शेयर 50 रुपए का खरीदा, 10 शेयर खरीदे, ठीक है, और वो 50 रुपए के जो शेयर थे 500 रुपए के हो गए, अब आप उसे बेच दोगे, ठीक है, आपने वो 10 शेयर बेच दिए 500 के, तो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, जो भी आपकी इनकम हुई है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो एसटीटीटी लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। परसेंटेज नोट डाउन करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या परसेंटेज चल रहा है करंट में, क्योंकि परसेंटेज अपडेट होते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें, एक चीज और बता दूं यहाँ पे, सीटीटी, कमोडिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स। तो कमोडिटीज ट्रांसैक्शन टैक्स जो है ये किस पे लगता है? ये लगता है आपका कमोडिटीज एक्सचेंज पे। किस पे? कमोडिटीज गुड्स पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, सिल्वर में निवेश करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारे गुड्स हैं उनमें निवेश करते हैं, तो उसमें जो टैक्स लग रहा होता है वो आपका क्या होता है? सीटीटी होता है। ठीक है, कमोडिटी ट्रांसैक्शन ट्रांसैक्शन टैक्स। एक कमोडिटी एक्सचेंज है जहां पे कमोडिटीज खरीदी और बेची जाती हैं, तो उसके जो इनकम होती है उस पर जो टैक्स लग रहा होता है सीटीटी होता है। ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये एसटीटीटी ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से डायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया होगा। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मैट, एसटीटीटी, सीटीटीटी, ये सारे डायरेक्ट टैक्स हैं जो कंट्री में गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनडायरेक्ट टैक्स को काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।